मुझे हरगिज ये तवक्को नहीं थी तुम लोगों से। इतने काबिल, लायक, समझदार बच्चे हो तुम लोग। मुझे तो पूरा यकीन था कि ज़ेबा को समझा के अपने माँ बाप की सुलह करवाओगे। बहुत मायूस किया है तुम लोगों ने मुझे, तुम सब ने, सबसे ज्यादा सुबुक ने। कहाँ है वो? शाम में आएंगे सुबुक भाई, ऑफिस गए हैं अभी वो। बस अब ये सब नहीं चलेगा इस तरह। मैं आई हूं ना पाकिस्तान, सुलह करवाऊंगी, इस मसले को सॉल्व करवाऊंगी और तुम लोगों को तुम्हारे घर वापस छोड़कर ही यहाँ से जाऊंगी। पप्पा बहुत लेट हो चुकी हैं, अगली पेशी पे खुला का फैसला हो जाएगा। अरे कोई बच्चों का खेल है क्या खुला? और अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ खुला ले। अरे तुम लोग जानती भी हो तलाक याफ्ता औरत का क्या हाल करता है ये माशरा। नहीं पप्पू, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती कि एक तलाक याफ्ता औरत के साथ ये माशरा क्या हाल करता है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि एक बुरी शादी एक अच्छी औरत का क्या बिगाड़ सकती है। देखा है मैंने ये सबको, 4 विटनेस हूँ मैं इस सबकी। बेटा तुम्हें तो इन मामलात में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। उम्र देखो अपनी, जानती क्या हो तुम इस दुनिया के बारे में? पप्पा मैं बड़ी हो गई हूँ अब, मैं छोटी नहीं रही हूँ अब। पता है मुझे सब कुछ। और आप जिस मुल्क से आई हैं वहाँ मेरी उम्र के लोग अपने जिंदगी के फैसले कर रहे होते हैं, और आप मुझे कह रही है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं छोटी हूँ। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या हो गया है तुम्हें? अगर आप भी हमारी वाली जिंदगी गुजारती ना इतने सालों तक, तो आप भी मेरी जैसी हो जाती, बल्कि आपके बच्चे भी मेरी जैसे हो जाते अगर पप्पा अब्बू की तरह होते। ये क्या कह रही है? समझाओ इसे। बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही, किस तरह बात करना है। पप्पू तमीज तो अब मुझ में भी नहीं रही है। तानिया जो कह रही है सही कह रही है। आप इतनी दूर से आई, आपको हमारा कंसर्न है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर आप हमारी जिंदगी थोड़ी सी भी आसान बनाना चाहती हैं ना, तो आप प्लीज अब्बू को समझा दें कि मेरी अम्मी के और मेरे भाई के नंबर्स उन लोगों को ना दे जिनसे उन्होंने कर्जे लिए हुए। हम इस घर में सिर्फ इज्जत बचाने आए थे, और बताए कुछ लेके भी नहीं आए। अब वो बच्ची कुछ इज्जत भी नहीं रहने देते उन लोगों को हमारे घर भेज के। बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरी बैठ के ये मामलात हल हो सकते हैं। बाप है वो तुम्हारा, औलाद हो तुम उसकी, ज़ेबा बीवी है उसकी। आखिर वो क्यों तुम लोगों की इज्जत खराब करना चाहेगा? क्यों तुम लोगों को इस तरह तंग करेगा? जरूर कोई गलतफहमी हुई। वो गलतफहमी एक दिन होती है, एक हफ्ता होती है, एक महीना होती है। अगर इसी गलतफहमी में पूरी जिंदगी गुजर जाए ना, तो गलतफहमी नहीं रहती। वो कोई बेवकूफी हो जिसको ये बात समझना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। फरहाना पप्पू इज हियर। अच्छा, आपने बताया ही नहीं आप पाकिस्तान कब आई? बस मैंने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज दे दो, इसीलिए बिना बताए ही चली आई। खैर, जवेरिया की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। जो बेटा खाने का कुछ इंतजाम करो। जी। आप आए, कमरे में अंदर है। ये सब क्या हो रहा है ज़ेबा? क्या हो रहा है फरहाना बाजी? यही सब, तुम यहाँ ख्वार हो रही हो और वो वहां ख्वार हो रहा है। मैं ख्वार नहीं हो रही। मैं तुमसे ऐसा क्या कहूँ, क्या करूं कि तुम्हारा गुस्सा उतर जाए, तुम वापस अपने घर चली जाओ। मैं मानती हूं कि जामी ने बहुत गलतियां की, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं जामी को अभी यहाँ बुला लूंगी, वो तुमसे माफी मांग लेगा। प्लीज मेरी जमानत पे मान जाओ, वो काम करेगा। प्लीज एक चांस दे दो उसे।
फरहाना बाजी, उसे एक चांस देते देते सारी जिंदगी गुजर गई, 24 साल गुजर गए। तो ये कोई उम्र है तलाक लेने की? हमारे बच्चे बड़े हो गए, एक बेटी को ब्याह चुकी हो, बाकियों की भी शादी करनी है। लोगों को क्या जवाब दोगी? कैसे उनके सवालों का सामना करोगी? वो तो मर्द है, शामी को तो इस उम्र में भी एक 16 साल की लड़की मिल जाएगी। मसला तो तुम्हारा है ना ज़ेबा। तलाक देने का शौक होता ना फरहाना बाजी, तो शादी की रात ही ले लेती, दूसरे दिन ले लेती, तीसरे दिन ले लेती। लेकिन मैं रुकी रही। सब्र क्या, क्योंकि यही तो हमारे बड़े सिखाते हैं ना हम औरतों को कि वक्त दो, देख लो। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। मर्द शादी के बाद ठीक हो जाता है, बच्चों के बाद ठीक हो जाता है, औलाद के जवान होने के बाद ठीक हो जाता है। मर्द के ठीक होने का इंतजार करते करते सारी जिंदगी चली जाती है। मैंने भी सारी जिंदगी गुजारी फरहाना बाजी, और इतने साल बाद अब जाके ख्याल आया कि एक ही जिंदगी मिलती है हमें। मेरा भी हक है कि मैं उसमें से चंद साल अपने लिए गुजारूं, अपने बच्चों के लिए अच्छी मेमोरीज बनाऊं। का तो बचपन शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा देखते देखते गुजर गई ना। अब इससे पहले कि वो अपनी जिंदगियां शुरू कर दें, मैं उन्हें कुछ अच्छी मेमोरीज तो बना के दूं, ताकि वो अपने हमसाए और बच्चों के साथ शेयर कर सके, ये बता सके कि हमारा भी अच्छा घर था, हम ये करते थे, वो करते थे, इस तरह हंसते मुस्कुराते थे, अच्छी जिंदगी थी हमारी। बस फरहाना बाजी, इतनी सी बात है जिसकी वजह से मैंने ये फैसला लिया। जज्बाती फैसला है तुम्हारा, बहुत जज्बाती फैसला ज़ेबा। कुछ सालों में तुम्हारी बेटियों की शादियां हो जाएंगी, वो अपने अपने घर चली जाएंगी। जवेरिया दुबई चली जाएगी, क्या पता बाकी की बेटियां कहाँ जाती हैं। सुबह की शादी होगी, वो अपनी बीवी में मगन हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? अकेली रह जाओगी। बुढ़ापा अकेले गुजारना बहुत मुश्किल होता है। जवानी तो जिम्मेदारियों में गुजर जाती है ना औरत की। बुढ़ापा अकेले नहीं गुजारा जाता, किसी साथी की जरूरत होती है, कोई अपना पास हो जिसके साथ उठ बैठ सके, हंस बोल सके, अपने दिल की बात कर सके। जब जवानी में ये सब नहीं हुआ तो बुढ़ापे में कैसे होगा फरहाना बाजी? 24 साल में हमने कभी एक दूसरे से दिल की बात नहीं की। हम दोनों को एक दूसरे से बात करने की आदत ही नहीं थी। आपकी बात होती थी, बच्चों की, बिलों की, परेशानियों की, लड़ाई झगड़े की बात तो कभी की ही नहीं। तो फिर बुढ़ापे में कैसे करेंगे? बुढ़ापे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ कैसे चलेंगे, साथ कैसे हंसेंगे? मैं उनका चेहरा देखूंगी तो वो सब कुछ याद आएगा। वो मेरा चेहरा देखेंगे तो शिकायतों के अलावा वो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ये शादी पूरी थी, है और हमेशा रहेगी। अब मैं अपना बुढ़ापा भी अकेले गुजार लूंगी, जैसे सारी जिंदगी अकेले ही गुजारती रही मैंने। अकेले हंस लूंगी, अकेले रो लूंगी, बगैर सहारे की लाठी से चल लूंगी, लेकिन जामी के साथ नहीं चलूं। मैं नहीं रह सकती अब जामी के साथ फरहाना बाजी। मेरा दिल खत्म हो गया। तो दिल होता है ना औरत का। 24 साल से मैं उससे मारी हूं, लेकिन आज तक वो नहीं मरा। अब वो कहता मेरी मान लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ज़ेबा, मैं भी तो एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे कहती हूँ, प्लीज एक मौका दे दो जामी को। वो शर्मिंदा है, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। उसे विलन ही रहने दे फरहाना बाजी।
उसे मजबूर करके वो सब ना कराएं जो वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए महसूस ही नहीं करते। जामी को अपने हरकतों, अपने फैसले, अपने आदतों पे कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो हमारे सामने आपके मजबूर करने पर हमसे माफी मांगेंगे तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। आप हमें इकट्ठा करके चली जाएंगी और 4 महीने 6 महीने बाद फिर से हम यहीं पे खड़े होंगे। पहले मैं और मेरे बच्चे पर्दा डालते थे, अब बहू दामाद के सामने हम छुपाएंगे, बच्चों के सामने हम दीवारें खड़े करेंगे। बस फरहाना बाजी, बस। मैं अपने आप से, बच्चों से, लोगों से और कितने झूठ बोलूं, कितने झूठ बोलूं। आपको अपने भाई की शादी नहीं कराना चाहिए थी फरहाना बाजी। तुम्हें पहले तो कभी इतनी शिकायतें नहीं हुई ज़ेबा, फिर ये अचानक इतनी सारी शिकायतें कहाँ से आ गई? क्योंकि मेरे बर्दाश्त का पैमाना भर चुका है, मेरा दिल उठ गया है जिंदगी से, इस रिश्ते से। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आप खुद बताएं ना, 2 लोग जो एक दूसरे की इज्जत ना करें वो साथ कैसे चल सकते हैं? 24 साल चलकर देखे मैंने, और आप फिर भी कह रही हैं कि सारी जिंदगी ऐसे गुजार लो, ये जानते हुए कि मैं जामी की इज्जत नहीं करती, ना वो मेरे करते हैं। किसी घर में कोई नौकर भी हो ना जो अपने मालिक की इज्जत ना करता हो, तो या तो मालिक उसे निकाल देगा या वो खुद छोड़ के चला जाएगा। आप तो मुझे ये भी इख्तियार नहीं दे रही। मैं तो सिर्फ फिक्रमंद हूँ ज़ेबा, और सिर्फ एक ना कमा कर खिलाने पर तुम्हारा दिल मेरे भाई से उकता गया है। 24 साल ना कमा के, उसने कहा कि एक कागज की वजह से मैं आपके भाई के साथ हूं। कमा के ना खिलाना उसका एक ऐब नहीं था फरहाना बाजी। एक कफील होता है ना, निकाह के बाद वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं कमा के तुम्हें खिलाऊंगा, वो कहता मैं तुम्हारा एहसास करूंगा, तुम्हारा हुस्न सलूक करूंगा, तुम्हारा लिबास बनूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा। जामी ने एक चीज भी नहीं की। सारी जिंदगी मैंने कमा के दिया है। जामी को कम कमाने पे शायद ब्लेम ना करती अगर वो बस मेरा ख्याल रखता, मेरा एहसास करता, मेरी कुर्बानियों की कदर करता। लेकिन उसने माली तौर पे मेरी किफालत नहीं की, जज्बाती तौर पे मेरी किफालत नहीं की। उसने मेरी इज्जत नफ्स मजरूह की, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाया, अपने बच्चों को तकलीफ पहुंचाया। अरे वो तो बाप और शौहर के तौर पर किफालत करने के अहल ही नहीं है फरहाना बाजी, क्योंकि आप लोगों ने उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर शादी ही नहीं कराई। जामी आकर अब हमें इल्जाम देता है और अब तुम भी हम पे इल्जाम डालोगी। किसी को तो कसूरवार ठहराना होगा, किसी न किसी को इस इल्जाम को अपने सर पे लेना होगा। जिंदगियां तबाह कर दी। अब अगर आप ये इल्जाम नहीं उठाना चाहती तो बस खत्म कर देना। हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा, बच्चों की फुप्पी आप रहेंगी, लेकिन हमारा रिश्ता तब्दील हो जाएगा तो हो जाने दे तब्दील। वो बेड़ी जो आपने मुझे मुंह दिखाई में दी थी ना, उसको आज मेरे पांव से कट जाने दे। आराम से बेटा। मैं चलता हूँ आंटी। बेटा मैं कह रही थी कुछ खा पी लेते, थोड़ी देर बैठ जाते। नहीं नहीं आंटी, बस मैं चलता हूँ। ये कुछ खाना अम्मी ने दिया था। इतने दिनों से वो रोज खाना ला रही थी, अब उन्हें मना कर दो। हाँ मैं अब मना कर दूंगा। अब वो घर आ गई है ना, तो बस
बोल दूंगा। खुदा हाफिज। हाफिज। ये लो बेटा, आराम से। वर्धा बेटा, तुम भी अच्छे तरीके से खुदा हाफिज कह देती। तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ था? मम्मा, इन्होंने एक दफा भी मुझे साथ चलने को नहीं कहा। हॉस्पिटल से सीधा छोड़कर चले गए। एक दफा तो कह सकते थे ना कि अपने घर चलो। मैं भी ये सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक है तो उससे कह देना चाहिए था, लेकिन बेटा हो सकता है कि वो आजकल में कह दे, या शायद वो ये सोच रहा हो कि बच्चा अभी छोटा है और तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है ना बेटा। तो उनके घर में आराम नहीं मिल सकता क्या मुझे और मेरे बच्चे को? रहने दे मामा, वो चाहते ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उस बेचारे ने लाखों रुपए के बिल दे दिए और हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। तो मतलब पैसे हैं ना उनके पास? गाड़ी भी आ सकती थी, पर उन्हें आदत है बचत की। तो देखो ना, यही बचत तो काम आती है। यहाँ का तो हाल ही है कि तुम्हारे अब्बू नासिर के अकाउंट में सारे पैसे भेजते रहे और वो साहब अपनी शादी पे सब कुछ खर्च करके खाली हाथ होकर बैठे हुए। मैं तो इतनी परेशान थी, अगर सैफ हमें पैसे देने का कह देता तो हम क्या करते। तुम्हारे अब्बू फौरी तौर पे पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे थे और नासिर, उसने तो कोई दिलचस्पी भी नहीं ली। खैर तुम आने दो उसको पाकिस्तान, देखना कैसे कान खींचती हूं मैं उसके। तुम परेशान मत हो, अपना ख्याल रखो। नहीं है ये ना? नहीं, बाजी आप मेरी बात लिख लें, पूरी जिंदगी रुलेगी ये औरत। एक दिन आएगा, एक दिन मैं बता रहा हूं आएगा, मिन्नत समाजित करके वापस आएगी वो। उसने कहा है कि इतने सालों से मैं बहुत रुल चुकी फरहाना बाजी, अब और नहीं। तो उसने मुझे दनीन, दनीन। जी मामा। नेक्स्ट वीक जेबा आना चाह रही है आलिया के साथ हमारे घर। किस लिए? मुझे तो लगता है कि रिश्ते की बात करने आना चाह रही है। उसके अंदाज से तो ऐसे ही लग रहा था मुझे। आपको कैसे पता? आज तक क्या कभी वो आलिया के साथ पहले आई है हमारे घर पर? और वैसे भी कह रही थी कि मुझे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हाल बता, तुमने जो मुंह सुझाया है ना, इसको ठीक कर लो। अब ससुराल के सामने मुंह सुझा के बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मेरे पास वैलिड रीजन है मुंह सुझाने का। आई नो। अच्छा, आई वॉज जस्ट थिंकिंग के नबीला और फारूक भाई को भी बुला लेते हैं। अब जब वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं तो कुछ लोग हमारी तरफ से भी होने चाहिए। तुम्हारे डैड तो कह रहे थे कि और लोग भी होने चाहिए, बट मुझे लगता है अभी इतने ही काफी हैं। मुझे नहीं पता, आप लोग को जो सही लगे कर लें। अच्छा मामा सुने, पक्की बात है ना कि रिश्ता लेके आ रहे हैं? ऐसा ना हो कि कोई और ही बात हो। इतना एक्सपीरियंस तो है मेरा। तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे होंगे,
मुझे सरप्राइज नहीं दे सकते। नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा। कॉफी बनाओ तुम्हारे लिए? वैसे तो तुम एप्पल खा रही हो। थोड़ी सी बना दे। ओके। हेलो। हेलो ज़ेबा, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सुमेरा, टूट टूट के आ रही है। तुम बाहर हो कहीं? हाँ, मैं जमाल भाई के घर आई हुई हूँ, निकाह का फंक्शन है यहाँ। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? क्या हो गया अम्मी, ऐसी क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं। बस वही यार, हियरिंग है कल, पता नहीं क्या फैसला होगा। अच्छा होगा, सब सही होगा, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। चलो। मैं इधर ही सो जाऊँ, आपके पास इधर गद्दा लगा लेता हूँ। मैं आज यहाँ सो जाता हूँ। नहीं, वैसे भी मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। मुश्किल रात है आज, तुम्हें नहीं समझ आएगी। अल्लाह करे तुम्हें ऐसी कभी मुश्किल रात का सामना ना करना पड़े। आपको क्या पता मैं कितनी मुश्किल रातें देख चुका हूँ। काम करें, मैं इधर ही हूँ, बाहर कुछ भी चाहिए हो तो। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही। मुझे भी। मैं अम्मी को जाके देख कर आऊं। तानिया, जी भाई। अभी अम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना, सो जाओ जाके। जी ठीक है। शाबाश, गुड नाइट। बेटा एक बार फिर सोच लो। फरहाना इतनी दूर से आई है तुम्हें समझाने, बड़े वादे करके गई है मुझसे। वादे क्या, मिन्नतें ही समझ लो। तुम्हारे पास भी तो आई होगी। आई थी अम्मी, यही सारी बातें करके गई थी। देखो इतना वक्त गुजर गया है, जामी को अब तो अकल आई गई होगी। आपको लगता है कल आ गई होगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जब तुमने दूसरी शादी नहीं करनी तो फिर बुला लेने की क्या जरूरत है। देखो बेटा, दुनिया के आगे एक भरम रहता है, जैसा है सब चलने दो। इस भरम की कीमत बहुत भारी है अम्मी। लोगों को क्या पता कि हमारे दरवाजे पे कौन कौन आता है, किस किस को भेजता है। हर एक से लेन देन है उसका। अब बात यहाँ तक आ गई कि सुबह के दफ्तर तक आ जाता है। ये जामी भी ना, इतना वक्त गुजरने के बाद अभी तक ना उसमें कोई अकल है, ना शऊर, ना तमीज, ना शर्म, ना हया। और फिर भी आप चाहती हैं कि मैं उसके साथ रहूं? यकीन मानो ज़ेबा, अब मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चों की वजह से कह रही हूँ। कल को बहू लेकर आओगी, तुम्हारी बेटियों को ताने देंगी माँ के। अब देखो ना, सानिया भी तो बातों बातों में उस्मान को सुनाई देती है। मेरे बच्चे नहीं डरते इन बातों से जिनसे आप डरती हैं।
आपने इतनी बातें कर करके मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। और अब जब फैसले का वक्त करीब आ गया तो आप मुझे कमजोर करा रही हैं। हाय हाय, तुम्हारे अब्बा हयात होते ना तो ये फैसला कब का हो गया होता। हाँ अम्मी, उस वक्त मैं कमजोर पड़ गई थी बच्चे की वजह से, लेकिन आज वही बच्चा मेरे साथ खड़ा है मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। अम्मी हम तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सके। पूरा वक्त हमारा ध्यान वर्दा और जावियार पे था कि वो कैसे होंगे वो दोनों। हाँ, बड़ी जल्दी याद आ गया इसीलिए तुम्हें पाकिस्तान वापस आना। अरे नहीं नहीं, अम्मी से पूछो, हमने कोशिश की थी सीट चेंज करने की लेकिन हमें मिली नहीं सीट। बिल्कुल। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है नासिर, दुनिया जहाँ की एयरलाइंस चलती हैं टर्की से, एक तुम्हें ही सीट नहीं मिली। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। यार अनीला के सामने तो तुम इससे बात कर लिया करो, वो बाद में मुझे कहती है कि तुम अपनी बहन से बातें कैसे सुन लेते हो। तुम बातें सुनते हो तो वो कहती है ना, तुम बातें नहीं सुना करो बहन के खिलाफ, कहना छोड़ देगी। ये क्या था वर्दा? मम्मा, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। दोनों ऐसे ड्रामे कर रहे हैं जैसे बहुत फिक्र थी इन्हें मेरी और जावियार की। सैफ भी तो भाई है ना। वो ऐसा नहीं करते। जावियार रो रहा है, मैं चलती हूँ। आपकी अमानत हमेशा सलामत रहेगी। मेरी जैसी ही जॉब लग जाएगी मैं सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो सैफ? तुम्हारे और मेरे पैसे अलग अलग हैं क्या? तुम वापस करो नहीं करो एक ही बात है। और ये पैसे तुम्हारे बीवी और बच्चे पर खर्च हुए ना, तो बस। लेकिन ये आपके बच्चों के पैसे हैं, मैं नहीं लेता, लेकिन मुश्किल ऐसी आन पड़ी कि। अच्छा सैफ, अब बार बार एहसान मत मनाओ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ, कोई पराई तो नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे मुश्किल वक्त में काम आई ना। तो तुम जो हर वक्त मेरे मुश्किल वक्त में काम आते हो वो। सिर्फ बहन और भाई का तो रिश्ता ऐसा ही होता है ना। अब बस छोड़ो ये बातें, अब तुम वर्दा और जावियार को घर लेकर आओ, फिर हम धूमधाम से उसका अकीका करेंगे। वर्दा अपनी मर्जी से गई है, वो अपनी मर्जी से आएगी, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। चलो, वैसे उनके लिए इतनी फिक्र जताता है और अभी आना दिखा रहा है। पता नहीं आप ये कैसे सुन लेते हैं, मेरी तो बर्दाश्त से बाहर है। वर्दा में जरा लिहाज नहीं है, कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देती है। हैरत तो मुझे सैफ भाई पे है कि वो फिर भी उसके आगे पीछे भागते रहते हैं। जाहिर उनसे ऐसी बातें करती होगी ना। अभी मुझे सारा माजरा समझ आया। यार वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी तकलीफ से गुजरी है और खफा है कि मैं वक्त पर नहीं आ सका, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। नहीं आ सके? We were in Turkey and Saif bhai was here to take the child to the hospital on time and he's perfectly okay माशाल्लाह। तो मुझे तो नाराजगी की वजह नहीं समझ आ रही। अच्छा तुम गुस्से में तो ना आओ प्लीज। कैसे ना आओ गुस्से में? गुस्से वाली बात है ना, हम जब जा रही थी तब उन्होंने सही से सलाम नहीं किया, वापस आते ही बात शुरू कर दी है। You know what, just take me to my parents' house, मैं वहाँ पे रेस्ट करूंगी। यहाँ पे आते साथ टॉक्सिसिटी शुरू हो गई है। अच्छा छोड़ दूंगा, छोड़ो ये बातें यार, काफी एंजॉय करो यार। योर ऑनर, मेरा प्लेंटिफ आज भी मौजूद है और डिफेंडेड आज भी खुद नहीं आया और न उनकी तरफ से कोई लॉयर आया। लिहाजा मेरी हॉनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को खुला ग्रांट कर दी जाए। थैंक यू। आप इन्हें लेके मेरे चैम्बर में आ जाए।
एक दफ़ा दोबारा अपने फैसले पर सोच लें, क्योंकि आप जिन बुनियादों पर खुला ले रही हैं वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। ना ही तो आपके शौहर आप पर हाथ उठाते हैं, ना ही कोई कैरेक्टर लेस हैं वो, ना ही कोई बड़ा इल्ज़ाम है उन पर। 24 साल की शादी को इस बुनियाद पर तोड़ देना कि किफ़ालत नहीं करता, मुझे मजबूत नहीं लग रहा। और जब आपने 24 साल काट ही दिए हैं तो बाकी की ज़िंदगी भी गुजारी जा सकती है। आपको पता है आपके इस फैसले की वजह से कितने कॉन्सिक्वेंसेस आपके बच्चों को फेस करने पड़ेंगे, इवन आपको भी फेस करने पड़ेंगे। ओल्ड एज में जाकर आपके पास आई थिंक एक ही बेटा है आपका जो कि अभी यंग है, आज आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल उसकी अपनी लाइफ होगी, उसकी भी शादी हो जाएगी। और कुछ कहना आपने? बस नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप जो डिसीजन ले रही हो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों की छोटी कोई अनबन हुई होगी जिस पर आपको गुस्सा आ गया होगा, या कोई ईगो का मसला हुआ होगा। क्योंकि मैंने भी बचपन से अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन इतना बड़ा स्टेप किसी ने नहीं उठाया आज तक जैसे आप उठा रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ वेरी फ्रेंडली, कि आप अपने फैसले पर एक दफ़ा फिर सोचें ठंडे दिमाग से। आपके शौहर आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको यहाँ पर बुलवाऊँ और मसालहत करूँ। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। माशाल्लाह। आपकी किफ़ालत करते हैं? किफ़ालत करके उन्होंने आपकी जिम्मेदारी उठाकर आपको इस मकाम तक पहुंचाया है। शायद आपकी अभी नई नई शादी भी हुई है, क्योंकि पिछली हियरिंग पे हमें यही बताया गया था कि शादी की वजह से आप छुट्टी पर हैं। उस शादी के भी सारे इंतजामात यकीनन आपके वालिद ने उठाए होंगे। ये मेरा बेटा है सुबुक, 23 साल का है, और आज तक उसने अपने बाप की कमाई की कोई एक चीज भी इस्तेमाल नहीं की। सॉरी, मैं थोड़ा वक्त लूंगी आपसे कन्विंस करने के लिए। दूध के पहले डब्बे से लेकर पहले डायपर्स तक मेरे माँ बाप के घर से आती थी। उनके बाद मैंने जिम्मेदारी उठाई। आपने कहा कि ये इतनी बड़ी बुनियाद नहीं है, लेकिन शादी खड़ी ही किफालत के अहद पर होती है। 24 साल से अगर एक औरत ने शिकायत ना की हो तो उसका ये नतीजा तो नहीं हो सकता कि उसे कहा जाए कि बीबी 24 साल बगैर किफालत के मर्द के साथ गुजार लिए तो बाकी जिंदगी भी बस गुजार लें। एक मर्द अगर बद किरदार नहीं है तो उसका ये नहीं मतलब कि उसकी बाकी सारी खराबियां तकलीफें नहीं होती। एक शादी को नाकाम नहीं कर सकती। उसका खुद गर्ज होना, बेहिस होना, गैर जिम्मेदार होना, लालची होना, ये सारी वजूहात हैं जिससे एक शादी टूट सकती है। कैसे कह सकती हैं आप कि मेरे केस का कोई बुनियाद ही नहीं है? क्या बुनियाद देती है आपको? अपने शौहर के कौन कौन सी बुराइयां इस केस में डालकर पूरी दुनिया के सामने, अपने बच्चों के सामने उसको जलील करके खुला मांगती। मैंने तो शर्म के मारे सिर्फ वो बुनियाद आपके सामने रखी हैं जो दीन हमें बताता है। बाकी सबको तो ढक के रखा है। पता नहीं आप उसको बुनियाद क्यों नहीं मान रही।
कितना मुश्किल है एक औरत के लिए खुला लेने के लिए कोर्ट आना। अंदाजा तो होगा आपको, पूरा माशरा रोकता है, रिश्तेदार, दोस्त, मेरी माँ ने भी रोका मुझे, समझाने की कोशिश की आपकी तरह कि ज़ेबा 24 साल बाद शादी को ख़त्म नहीं करते। 24 साल गुजर गए तो बस इसी तरह जीते रहो, उंगली नहीं उठाओ, जबान ना चलाओ, अपना हक नहीं मांगो, सर झुकाकर बस सहते चले जाओ। शायद क्योंकि मिडिल एज आ गया है, आगे बुढ़ापा है, तो माशरे के सीनियर सिटीजन्स होकर मुअज़्ज़िज़ होना ज़रूरी होता है। लेकिन एक खुला लेने वाली औरत मुअज़्ज़िज़ थोड़ी होती है। 24 साल बाद भी अपने शौहर से किफ़ालत का मुतालबा एक औरत करे तो वो बुरी होती है। अच्छी औरत तो सिर्फ वो होती है जो चुप होके सहती चली जाती है। क्यों? शादी के शुरू में अगर एक मर्द आपकी माली जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है तो वक्त के गुजरने के साथ साथ वो आपके और आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाएगा। नाअहल होता चला जाएगा, बेहिस होता चला जाएगा, गैर जिम्मेदार होता चला जाएगा। वो अपने बोझ आपके कंधों पे रखता चला जाएगा। फिर एक दिन आएगा जब वो बोझ उठाते उठाते आप कुबरे हो जाओगे। बस खुदा ना खास्ता आप ये तकलीफ से कभी ना गुजरे। और अगर कभी ऐसा हो तो शुरू में जिंदगी का ये बड़ा फैसला कर लीजिएगा आप। 24 साल इंतजार ना करें, वरना आप भी मेरी तरह अपने से आधे उम्र की जज के सामने बैठकर उसको समझाने की कोशिश करेंगी कि किफ़ालत ना करने की बुनियाद पे भी आप एक मर्द को छोड़ सकती हैं। बस यही कहना था आपसे, और क्या कह सकते हैं। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਗਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ